समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। सामासिक शब्दावली का प्रयोग जो करते हैं वो उनकी भाषा बड़ी चुस्त होती है, और इसके लिए हिंदी साहित्य में बिहारी प्रसिद्ध हैं। एक छोटे से दोहे में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, और वह उसका कारण है सामासिक शैली का प्रयोग। सामासिक शैली के कारण ही वो छोटे से दोहे में बहुत सारी बातें कहने में सक्षम हुए हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और जो समास होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं, लेकिन जब हम उसको अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है। तो समास विग्रह करने के लिए, जैसे नील कमल एक शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नील और कमल। दो शब्दों का समस्त पद जो होता है वह नील कमल होता है, लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं तो नील जो है कमल या नील है कमल जो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यह विग्रह कहलाता है। इसी तरह से चौराहा शब्द जो है, चार और राहा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो चार रास्तों का समूह या समाहार भी कहते हैं। समाहार का मतलब भी समूह होता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। क्या है भाई ये? अच्छा, इसी के क्रम से लिखवाता हूँ। ये कैसी लाइन आ रही है? इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के समास हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। पूर्व पद प्रधान,
आप देख रहे हैं समास के 6 भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद किए गए हैं। पूर्व पद प्रधान, जिसमें समास में आप देख लीजिए कि 2 पद होते हैं, 2 शब्द जो मिलकर बनते हैं वो दोनों पद होते हैं। एक पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो पूर्व पद प्रधान में अव्ययी भाव समास है, उत्तर पद प्रधान में 3 समास हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, और दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं, उसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस तरह से 2 तरीके के भेद किए गए हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा जो है जो सामान्य तौर पर वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर 6 भेद हैं, और पदों के आधार पर पूर्व पद या उत्तर पद के आधार पर 4 भेद किए गए हैं। तो हम पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में जैसा आप देखते हैं कि पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद जो है अव्यय होता है। अव्यय का मतलब समझ में आता है? सामान्य तौर पर अव्यय और व्यय का क्या अर्थ होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। खर्च करते हैं तो कम ज़्यादा होते रहता है, और अव्यय अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो वह राशि ज्यों की त्यों बनी रहती है। शब्दों के संबंध में उसको इसी तरह से समझिए कि जब लिंग, पुरुष और वचन में परिवर्तन के कारण शब्दों में या पदों में परिवर्तन होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ अव्यय को इस अर्थ में समझिए, एक विकारी होता है शब्द, दूसरा अविकारी होता है। अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। हमने अभी बताया कि जब आप व्यय करते हैं, खर्च करते हैं तो उसमें जो है कमी बेसी होती है, बदलाव होते रहता है, लेकिन जब हम व्यय नहीं करते हैं तो वह राशि ज्यों की त्यों बनी रहती है। विकारी और अविकारी में भी यही फर्क है, विकारी में विकार उत्पन्न होता है, अविकारी में विकार उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जैसे लड़का शब्द है, इसका हम वचन परिवर्तित करते हैं, बहुवचन कर देते हैं, क्या हो जाएगा? लड़के। बदलाव हो गया। जब हम कहते हैं या ये बहुवचन में लड़कों भी होगा और एक वचन में लड़के भी होगा। कैसे? जब हम कहते हैं लड़के को मिठाई दो तो मतलब क्या होता है? एक लड़का है। अभी हमने कहा कि एक वचन में लड़का है और बहुवचन में लड़के हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर जब हम देखते हैं तो जब कहते हैं लड़के को मिठाई दो तो मतलब एक लड़के को मिठाई दो, और जब बहुत से लड़के होंगे, एक से अधिक होंगे, तब क्या कहेंगे? लड़कों को मिठाई दो। तो आप देख रहे हैं कि लिंग वचन के परिवर्तन के कारण शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहे जाते हैं? विकारी। ये शब्द विकारी हैं। जहां लिंग, वचन और पुरुष के परिवर्तन से शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द अविकारी कहे जाते हैं, और वही जो अविकारी शब्द होते हैं वही अव्यय होते हैं। पहचान के लिए आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद या तो अनु होगा, आ होगा, प्रति होगी, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा या हर होगा। और भी शब्द हो सकते हैं इसी तरह के। अब यथा, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि। आदि आदि शब्द नहीं है,
पहली बात तो उच्चारण सही नहीं कर रही हैं, आदि नहीं होता, आदि होता है। आदि और आदि में भी फर्क है। आदि माने अनेक, और आदि का मतलब नो, इत्यादि नहीं। आदि का मतलब अभ्यस्त, आदति, और आदि का मतलब अदरक भी होता है। जब आपसे अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे तो उस समय आदि के अगर दो अर्थ लिखने हैं तो एक तो अदरक आप लिख सकते हैं, दूसरा अभ्यस्त लिख सकते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पहली बात तो शब्दों की साधना ब्रह्म की साधना है। आ जाइए, शब्द अक्षर है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता है, और ब्रह्म भी जिसका नाश नहीं होता है। ब्रह्म की साधना अक्षर की साधना है। और जब हम शब्दों की साधना करते हैं तो शब्दों की साधना किसी ब्रह्म साधना से कम नहीं है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप अगर शब्दकोश में जाकर देखेंगे तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं, लेकिन आप उससे अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं? संदर्भ के अनुसार। जैसा संदर्भ होता है उसके अनुसार उसमें से दिए गए किसी अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। तो शब्द को साधना, शब्दों की जानकारी रखना, शब्दों के संबंध में ज्ञान रखना, ये बड़ा श्रम साध्य है। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से। किसका फ़ोन बज रहा है भाई? इसको ठीक करो। तो शब्दों की साधना जो है ब्रह्म की साधना है। ठीक नहीं हुआ है। तो जैसे अब यही भाव का उदाहरण देख लीजिए। प्रतिदिन, दिन दिन, इसका जब विग्रह करेंगे तो दिन दिन प्रतिदिन। संस्कृत में दिनम दिनम प्रतिदिनम होता है, लेकिन यहां हिंदी में आप करेंगे तो दिन दिन प्रतिदिन, या प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर, यहां आप देख रहे हैं आ है एक शब्द, यानी पूर्व पद आ है, और उत्तर पद जन्म है। दोनों मिलकर सामासिक शब्द बनते हैं आजन्म। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो जन्म से लेकर आजन्म। आ अविकारी शब्द है। आ में किसी तरह का विकार नहीं उत्पन्न होता, हमेशा उसी रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिदिन का भी उदाहरण लिया आपने, प्रति में कहीं किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कहेंगे कि परिवर्तन होता है जब प्रतिधन एक करते हैं तो प्रत्येक हो जाता है, वो संधि में होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा जहां भी आएगा ये पूर्व पद है, हमेशा इसी रूप में होगा, यथा ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है अनुरूप। रूप के योग्य। अनु, ये प्राय उपसर्ग हैं सब। अनु में किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जहां भी जब भी प्रयोग होता है अनु अपने इसी रूप में होता है। अनुरूप, अनुसार, या जहां भी इसका प्रयोग करेंगे अनु इसी रूप में होगा, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह से भरपेट, ये पूछा जाने वाला शब्द है। भरपेट, पेट भर के, भरपेट भोजन किया, यानी गले तक, यहां तक भर दिया। जबकि खाना कभी भी भरपेट नहीं खाना चाहिए।
और विद्यार्थियों के लिए तो और भी नहीं खाना चाहिए। विद्यार्थी को तो हमेशा आधा पेट ही खाना चाहिए, नहीं तो फिर खा लेगा भर पेट तो नींद भर सोएगा फिर। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी को तो हमेशा कम खाना चाहिए, और अगर ज़्यादा खाकर आप सोने वाले हैं तो फिर विद्यार्थी नहीं है। प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, यहाँ प्रति अविकारी है, अव्यय है। इच्छा के विरुद्ध हाथों हाथ, इस तरह के उदाहरण जो है वो पूछे जा सकते हैं, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ विग्रह होगा, हाथ ही हाथ में। तो अव्ययी भाव समास समझ में आ गया, विकारी और अविकारी भी समझ में आ गया। पहला पद अव्यय होता है जिसमें किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, और पहला पद ही प्रधान भी होता है, और उत्तर पद जो होता है वह अप्रधान होता है। ठीक है, कहीं किसी को कोई डाउट? दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, पूर्व पद पहले वाला पद, उत्तर पद बाद वाला पद। अब आप देखिए कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। अगर संस्कृत में कहेंगे तो विभक्ति का लोप होता है, और हिंदी में कहेंगे तो कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्म के बाद क्या होता है? करण के बाद संप्रदान के बाद अपादान के बाद अरे यार देख के भी तुम लोग तो हमको भी कंफ्यूज कर दोगे। संबंध के बाद कारक 8 होते हैं, लेकिन संबोधन और कर्ता ये दो जो कारक हैं इसमें समास नहीं होते। बाकी 6 जो कारक हैं उससे संबंधित समास होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, इसका उदाहरण है माखन चोर। विग्रह क्या होगा?
नहीं, विग्रह करेंगे तो माखन को चुराने वाला, तब तो आप कर्म तत्पुरुष बताएंगे। सर सभी कारकों के चिन्ह मालूम है? नहीं मालूम है? कर्ता का ने होता है, कर्म का चिन्ह है को, करण का से, संप्रदान का अपादान का, संबंध का अधिकरण का नोट कीजिए, ने कर्ता को कर्म है। अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ने कर्ता को कर्म है, ने से करण ही जान। यहाँ ने केवल पाद पूर्ति के लिए है, से करण ही जान। संप्रदान को के लिए ने कर्ता को कर्म है, ने से करण ही जान। संप्रदान को के लिए अपादान से मान। अपादान का से चिन्ह है। का के की संबंध है। रा रे री सर्वनाम। ये रा रे संबंध में भी प्रयोग में आता है और ये सर्वनाम भी होता है। काके की संबंध है, रा रे री सर्वनाम। में पय पर अधिकरण है, में पय पर अधिकरण है। हे संबोधन राम। हे राम अगर कहते हैं तो वो संबोधन का चिन्ह वहां लगता है। अगर ये दोहे याद रहेंगे तो कारक चिन्ह कभी नहीं भूलेंगे। अब कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। माखन चोर आपने देखा, माखन को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, यस, चिड़िया को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को काटने वाला या कतरने वाला। मरणासन्न, लिख लेंगे ना, मरणासन्न। मरे के समान नहीं, मरण को पहुंचा हुआ। कर्म तत्पुरुष समझ में आ गया। इस यहां पर को विभक्ति का लोप होता है। अगला है करण तत्पुरुष।
इसमें करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा इसका लोप होता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। आकुल का क्या मतलब होता है? वी उपसर्ग लगता है इसमें तो व्याकुल होता है। और व्याकुलता कैसी होती है? आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो आकुल यहाँ पर अलग से शब्द है, लेकिन इसी में अगर भी उपसर्ग लगा देंगे तो व्याकुल बन जाएगा। तो व्याकुल का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन आकुल का अर्थ थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा को दर्शाने वाला नहीं। जब आप रेखांकित करते हैं तो किसी अंश को दर्शाते हैं, रेखा को नहीं दर्शाते हैं। जो आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जिसको रेखांकन कहा जाता है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मदांध। मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, सूर रचित, सूर रचित, सूर द्वारा रचित। उसका चिन्ह से भी है और के द्वारा भी है। पद से दलित, जैसे मदांध है वैसे मदमाता शब्द भी आता है, मद से माता। अब संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक के लिए चिन्ह के लिए है और उसका लोप हो जाता है। को भी है, के लिए। को और के लिए। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए स्नान नहीं, स्नान। स्नान घर, स्नान के लिए घर। कुछ लोग स्नान बोलते हैं, कुछ लोग स्नान बोलते हैं, कुछ लोग स्कूल बोलते हैं। शुद्ध उच्चारण है स्कूल, स्नान। और ही नहीं आता। अगर आप उच्चारण के अभ्यस्त हैं, ठीक ठाक उच्चारण करते हैं, तो अ और ई की जरूरत नहीं पड़ती है। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, ये इंपॉर्टेंट शब्द है।
डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। डाक नहीं है, डाक है ना। परीक्षा भवन, हथकड़ी, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट शब्द है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यह इंपॉर्टेंट शब्द है। अपादान तत्पुरुष, इस समास में रनिंग आउट ऑफ टाइम, देखो भाई ठीक करो इसका। वो 40 मिनट हो गया होगा तो सर बोले थे बुला सर वहाँ पे है बुला अपादान से। हाँ तो ये तो बहुत देर से ऐसे दिखा रहा है, इतने जल्दी 40 मिनट हो गया। नहीं समझ रहा वो पहले से चालू कर दी 30 मिनट हो गए। थोड़ा देर पहले से चालू कर दी। ये तो पता नहीं कहाँ तक हुआ यार। उसमें ठीक है। अगला समास है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का भी चिन्ह से है करण कारक का भी चिन्ह से है, द्वारा भी के द्वारा भी है, से भी है। कैसे अलग कर पाएंगे कि यह अपादान है या करण कारक है? बता सकता है कोई? से का एक चिन्ह के द्वारा है, यानी सहायता के अर्थ में। आप अगर संस्कृत में कहें तो सह के अर्थ में। सह का मतलब साथ, साथ के अर्थ में जहां से का प्रयोग हो वह करण कारक का चिन्ह है, और जहां पर अलगाव के अर्थ में प्रयोग हो वहां पर अपादान का कारक चिन्ह है। अब उदाहरण के लिए जैसे वह कलम से लिखता है, तो कलम साथ में है, सह के अर्थ में। लेकिन अगर ये कहा जाए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर अलगाव प्रकट हो रहा है, यहाँ साथ के अर्थ में है।
तो जहाँ साथ के अर्थ में होगा वहाँ पर करण कारक होगा, और जहाँ अलगाव होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। दोनों उदाहरण से समझ में आ रहा होगा। यस सर। अब उदाहरण देखिए, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलगाव हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी वो सही रास्ते पर नहीं चला, सही रास्ते से उसका अलगाव हो गया है। पदच्युत, पद से च्युत, जिसको पद से हटा दिया गया हो, पद से अलगाव हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से वो अलग हो गया। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, जलहीन, जल से हीन। आप देख रहे हैं कि हर जगह वो अलगाव की बात है, कहीं पर जुड़ाव नहीं है। और जो से का चिन्ह करण में है वहाँ जुड़ाव है, सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में है, और यहाँ पर अलगाव है। इसके बाद संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रारेरी। हालांकि यहाँ का, के, की का ही ज़्यादा रोल है, रारेरी का रोल नहीं है। तो इसका उदाहरण है, और ये का, के, की जो इस कारक के चिन्ह है उसका लोप होता है। तो राजपुत्र, विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, राजपुत्र में का लोप हो गया है। राजाज्ञा, राजा की, यस, राजा की, राजा की, बड़ा मुश्किल है। क्यों की क्यों आएगा और का क्यों आएगा? बात नहीं, ये तो प्राइमरी वाली हल कर देते हैं आप लोग। मतलब तुरंत जो है ऐसा मछली मार्केट की तरह कचकच कचकच शुरू कर देते हैं लोग। आफ्टर ऑल सभी लोग ग्रेजुएट हैं या फिर उस क्लास में हैं, तो फिर ऐसी हरकत तो नहीं होनी चाहिए। राजा की आज्ञा, राजा का पुत्र। कुछ पल्ले पड़ रहा है दोनों उदाहरण देखने से? क्या है? गलत तर्क दे रहे हो।
आज्ञा स्त्रीलिंग है और पुत्र पुल्लिंग है। जहाँ संबंध बताया जाता है, बाद वाला जो संबंध होता है उसके लिंग के अनुसार का के की जो संबंधवाचक शब्द हैं वो आते हैं। अगर पुत्री है तो फिर राजा की पुत्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? संबंधवाचक शब्द जिससे संबंध बताया जाता है उसके लिंग के अनुसार होता है। लिंग, पुरुष, वचन, ये तीनों। राजा का पुत्र, अगर कई पुत्र होंगे तब क्या हो जाएगा? राजा के पुत्र। वचन में परिवर्तन हो गया। राजा की पुत्री, लेकिन वहां अगर वचन में परिवर्तन होता है तो संबंधवाचक शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, राजा की पुत्रियां हो जाएगा। ठीक है? बहुत सारे लोग इस तरह की गलती करते हैं। खैर, आपको अब पता चल गया, नहीं होना चाहिए। देश रक्षा, पराधीन, पर के अधीन, पराधीन, पर के अधीन। अधीन शब्द जो है गलत है, अधीन शब्द शुद्ध है। शिवालय, गृह स्वामी, संप्रदान तत्पुरुष में एक उदाहरण और नोट कर लीजिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दे। एग्जामिनर तो आखिर प्रोफेसर ही होता है कोई ना कोई। विद्यासागर, यस। गंगा जल, अगला उदाहरण है घुड़दौड़, घुड़दौड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोड़ों की दौड़, अगला समास है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह में पर का लोप होता है। जैसे शोकमग्न, शोक में मग्न, शोकमग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास, वन में वास। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती,
आप पर बीती। क्या बात है, इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं तो भी नहीं लिख पा रही हो। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ये तो 6 भेद जो कारक के आधार पर किए गए हैं तत्पुरुष समास के, ये भेद हैं। इसके अलावा भी कुछ भेद किए गए हैं, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, नए तत्पुरुष। नए, यह है, यह हल है। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक शब्द लगे हों, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। निषेध सूचक शब्द कौन से हैं? न, अ, अन, ना, गैर, इस तरह के जो शब्द हैं जो निषेध की बात करते हैं, निषेध की सूचना देते हैं, ऐसे सभी शब्द निषेध सूचक शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अनिष्ट, न इष्ट, अनिष्ट। जो हम नहीं चाहते वह हो जाता है तो हम बोलते हैं अनिष्ट हो गया। अनर्थ, वो भी बोलते हैं। नहीं, अनर्थ अलग शब्द है, अनिष्ट तो अलग शब्द है। अनर्थ अलग शब्द है, लेकिन वो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी तरह से अधर्म, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म का अभाव, निषेध बता रहा है। न धर्म इति अधर्म। अनावश्यक, अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन भी निषेधात्मक है। न आवश्यक, अनावश्यक, इसका विग्रह होगा न आवश्यक, अनावश्यक। इसी तरह से नापसंद, 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 नए तत्पुरुष। गैर वाजिब, यह अरबी फारसी का है, उपसर्ग अरबी फारसी का है। गैर वाजिब, न वाजिब। इस तरह से जितने भी शब्द होंगे जिसमें पहला पद निषेध सूचक होगा, वह समास नए तत्पुरुष समास होगा।
एक दो भेद और हैं इसके जो मेरे भी ध्यान में नहीं है अभी। कुछ तो अलुक पद समास है जिस हाँ प्रादि तत्पुरुष समास है, हालांकि वो संस्कृत में ही होता है, यहाँ हिंदी में उसके लिए जगह नहीं है ऐसा लगता है, तो आपको उससे ज़्यादा पल्ला नहीं पड़ेगा। जिससे पल्ला पड़ने वाला है अन्य भेदों में से एक ये नए तत्पुरुष है, हो सकता है इससे संबंधित उदाहरण पूछे जा सकते हैं। देखिए एक तो समास बड़ा ही विचित्र है। एक ही शब्द को आप विग्रह करके चाहे तो बहुब्रीहि बना दें, चाहे तो द्विगु बना दें, और चाहे तो कर्मधारय बना दें। तो यहाँ विग्रह पर डिपेंड करता है कि कौन सा समास है। अब आपके लिए सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास विग्रह करने का शायद समय नहीं होता है, आप अपने मन में ही विग्रह कर सकते हैं या रफली विग्रह कर सकते हैं। आपको शब्द दे दिया गया रहता है, विकल्प आपके सामने होते हैं, उन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है। तो उसमें सबसे बेहतर विकल्प किसका है, ये चयन करना आपके बुद्धि पर डिपेंड करता है। आप कितना तात्कालिक निर्णय ले सकते हैं, कितना सूझबूझ से काम कर सकते हैं, यह भी निर्भर करता है कि परीक्षा में आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। कई बार बहुत सारी चीज़ें सब आता है, लेकिन परीक्षा में दिमाग जो है उल्टे काम करना शुरू कर देता है, रिवर्स गियर में लग जाता है, और जो सही सही मालूम भी है उसको गलत करके व्यक्ति अब बाहर आता है, और जब बाहर निकलता है तब उसको लगता है कि गलत हो गया। इसलिए बार बार ये कहा जाता है परीक्षा के पहले आप अपने को बिल्कुल शांत रखिए, और शांत चित्त रहने के बाद बड़े धैर्य के साथ परीक्षा में बैठिए। ये बहुत काउंट करता है कि आप परीक्षा में बैठते ही आकुल व्याकुल होते हैं कि स्थिर चित्त होते हैं। अगर व्याकुलता है, ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा गलती की संभावनाएं हो जाएंगी। अगर आप स्थिर चित्त होके बैठे हैं, व्याकुलता नहीं है, तो कंसंट्रेशन में गलती की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। समय, परिस्थिति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काउंट करती हैं, और सबसे अंत में बात आती है भाग्य की। अगर भाग्य साथ देता है तो सब सही जाता है, और कहीं भाग्य गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। भाग्य सब कुछ नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होना है, लेकिन कहीं न कहीं उसका योगदान तो होता है। कई बार पहली बार IAS में बैठा हुआ टॉप कर जाता है, कई बार 7-7 साल 8-8 साल घिस रहे हैं, कहीं नंबर नहीं लगता। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जुआ है, इसमें आपको पूरी तरह से लगना पड़ेगा। आप अपना 100% देने की स्थिति में हैं तो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। और दूसरी बात ये कि आप बार बार परीक्षा देने के लिए आपकी मानसिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार में नहीं हुआ तो इसके बाद तो ऐसे टूट जाते हैं कि फिर वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रतियोगिता की भावना जब बरकरार रहेगी तब आप प्रतियोगिता कर पाएंगे। एक बार में अगर आपकी प्रतियोगिता की भावना ख़त्म हो गई तो फिर जय सिया राम हो गया। तो इसके लिए बड़े साहस की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भी नहीं होगा।
सिंह जो जंगल का राजा होता है उसे भी श्रम करना पड़ता है। वो सोए हुए सिंह के मुख में आकर मृग प्रवेश नहीं करता, उसे मृग का पीछा करना पड़ता है, उसे भी पसीना बहाना पड़ता है, तब शिकार उसका मिलता है। तो जाहिर है कि हमको भी पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब तीसरा समास है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय, उपमान उपमेय के बीच में डैश अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, विशेषण विशेष्य के बीच में भी डैश रहेगा। विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। उपमेय उपमान या उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण। कमल के समान चरण, कमल यहां पर उपमान है और चरण उपमेय है, तो उपमेय उपमान का संबंध है। कनक लता, कनक के समान लता, अगर आप विग्रह करेंगे लता के समान कनक, तो ऐसा हो नहीं सकता। लता हरी होती है, तो कनक के समान लता कह सकते हैं। और लताएं कुछ ऐसी होती हैं जिसमें स्वर्णिम मतलब सुनहली पत्तियां होती हैं, तो वो सुनहली दिखाई पड़ती हैं, तो इसलिए कनक के समान लता तो कर सकते हैं, लता के समान कमल नहीं। फिर क्या हो गया इसको? कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन के समान कमल नहीं। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, देहलता,
देह रूपी लता, विग्रह इसका ऐसे भी होता है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, नीलकंठ, नीलाकंठ जो है हाँ, यही बात तो हम कह रहे थे, बहुत ही विवादास्पद होता है समास। नीलकंठ को अगर नीला है कंठ जो, तब तो ये हो जाएगा कर्मधारय। अगर आप ऐसा करते हैं नीला, अरे यार गड़बड़ हो जाता है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ दोनों पद अप्रधान हो गए, तीसरा पद जो है वो प्रधान हुआ, तब बहुव्रीहि हो जाएगा ये। अब सवाल ये है कि नीलकंठ दिया, ये कौन सा समास है? उसमें अगर दोनों दे दिया, कर्मधारय भी दे दिया विकल्प में और बहुव्रीहि भी दे दिया, तो आप फंस गए। वैसे एग्जामिनर को इसका ध्यान रखना चाहिए, और कई बार ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपत्तियां होती हैं और विलोपित होता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर दिया तो कौन सा इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पॉर्टेंट तो दोनों हैं। नहीं वैसा नहीं, मतलब ऑप्शन में कौन सा मेन रहेगा जिसको सबसे करीबी आंसर है? केवल विग्रह पर डिपेंड करता है, ये विलोपित ही होगा। तो दोनों में इसका वो उदाहरण दिखाते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जो आपने विग्रह किया तो कर्मधारय हुआ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, बहुव्रीहि हो गया। नीलकंठ विशेष से विशेषण भी है, तो उस हिसाब से कर्मधारय हो गया। और जहां दोनों पद अप्रधान होंगे, तीसरा पद प्रधान होगा, वहां पर वो बहुव्रीहि हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, पुरुष की विशेषता बता रहा है महाशब्द। महादेव, महान है जो देव, देव में महान नहीं, महान है जो देव, इसका मतलब है कि वो देवताओं में महान है। अधमरा, आधा है जो मरा। नील गाय, और इसी तरह से नील कमल,
ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछे जाते हैं बार बार। अगला समास है द्विगु। द्विगु समास को पहचानना आसान है। इसका जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। सप्त सिंधु। विग्रह होगा 7 सिंधुओं का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह या 3 लोकों का समाहार। समाहार और समूह का मतलब एक ही है। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिफला, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अब एक बात का ध्यान रखिए, जब रात्रि समस्त पद में उत्तर पद होता है, समस्त पद में उत्तर पद होता है तो रात्रि का रात्र हो जाता है। नवरात्र इसीलिए होता है तो वो नवरात्रि, लेकिन व्याकरणिक नियम के अनुसार जब समस्त पद में उत्तर पद होता है तो रात्रि का रात्र हो जाता है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। कैसे लिखेंगे अष्टाध्यायी? ये फिर 40 मिनट हो गया का भाई? बड़ा मुश्किल है। अगला समास है द्वंद्व समास। है? मैं भी तो सोच रहा हूं कि कंप्लीट हो जाए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें और अथवा या का लोप होता है। जैसे नदी नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य कैसे होगा? पाप या पुण्य, या तो पाप करोगे या तो पुण्य करोगे, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। सुख दुख, दोनों एक साथ तो नहीं होगा। माता पिता, ठंडा गरम, खरा खोटा, खरा या खोटा, या तो वो खरा होगा या तो खोटा होगा। नदी और नाले दोनों हो सकते हैं। जहाँ नदी होगी वहाँ नाला होगा ही होगा। राजा प्रजा, अपना पराया, अपना और पराया भी होता है, अपना और पराया भी होता है। अब ये द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व, पहला इतरेतर द्वंद्व, जो सामान्य तौर पर आप उदाहरण बताते हैं, राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन, ये सब इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में जैसे दाल रोटी, जब आप किसी से पूछते हैं क्या हाल है भाई, तो वो कहता है दाल रोटी चल रही है। तो दाल रोटी का मतलब दाल और रोटी ही नहीं होता। दाल रोटी में सारे गृहस्थी का समाहार होता है, मतलब गृहस्थी चल रही है। अन्न जल, कहते हैं ना, जब तक अन्न जल है तब तक तो रहेंगे भाई। अन्न जल जहां से उठ जाएगा वहां से चल देंगे। अन्न जल केवल अन्न और जल का ही वाचक नहीं है, बल्कि वह अपने में पूरी गृहस्थी को समेटे हुए है। तो जब तक दाना पानी है तब तक रहेंगे, अन्न जल दाना पानी। तो इस तरह का जो समास है वह समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में विकल्प होता है, इसमें या का लोप होता है। जैसा अभी हमने बताया, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सुख दुख, सुख या दुख। तो अगर इस तरह से आप इसका विग्रह करेंगे तो ये तीनों समास अलग अलग हो जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और एक का था समाहार। तो ये द्वंद्व समास इस तरह से 3 प्रकार। इसमें किसी तरह की कोई शंका या डाउट? इसके बाद छठा है बहुब्रीहि समास। सर ये इतरेतर द्वंद्व कैसा है? अलग अलग करने का। और इतरेतर द्वंद्व सामान्य तौर से हमने कहा, जो आप उदाहरण देते हैं, माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, ये सब इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं।
तो बहुब्रीहि समास में जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं, इसमें तीसरा पद प्रमुख हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण 10 है आनंद जिसके, ये तीसरा पद प्रधान है। लंबोदर, लंबा है उधर जी। अरे घनश्याम, ये कौन सा समास हो गया है? बादल के समान श्याम, कर्मधारय। एस, एक कर्मधारय हो गया और बादल की तरह ये हो गया बहुब्रीहि। शब्द तो एक ही है लेकिन विग्रह के आधार पर समास अलग अलग हो जाता है। पीतांबर, एक उदाहरण इसका ये भी है। पीला वस्त्र अगर आप करते हैं तो कर्मधारय। अगर आपने कहा पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि हो गया। तो समास जो है बड़ा विवादास्पद है और समास से प्रश्न पूछने के लिए प्रोफेसर को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है और जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी, विलोपित करने का नंबर आ जाता है। पीतांबर होता है, पीलांबर नहीं होता। पीतांबर मैं समझता हूँ जब से समास शुरू करते हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं। पीतांबर उदाहरण नहीं छूटता है, बाकी भले छूट जाए। पीतांबर, दशानन, लंबोदर, नील कमल, नील गाय, ये सारे उदाहरण पहले से मौजूद हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। क्या हो गया बहुब्रीहि? त्रिलोचन, 3 लोचन का समूह
तीन लोचनों का समूह। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। है दिक्कत की बात ना। इसलिए मैं शुरू में ही बोला कि समास जो है बड़ा विवादास्पद विषय है। अगर सेटर दूसरा उल्टा लिया होगा और ये ज़्यादा हो रहा फिर कैसा होगा? अरे भाई, आप लोगों से आपत्ति भी तो मंगाई जाती है। आप आपत्ति करते हैं कि नहीं? बोल दीजिए, उनसे ख़त्म हो गया यहाँ समय। अब हमारा भी समय समाप्त हो गया। तो सारे समास समझ में आ गए और समासों का विवाद भी समझ में आ गया। अगर कहीं ऐसे विवादास्पद प्रश्न पूछे जाएं तो आप अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि समास में बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर क्लियर कट प्रश्न नहीं हुआ रिकॉर्डिंग को बंद कर दो।